गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। ये हमारी सी टेट की दूसरी वीडियो है जिसमें हम कवर कर रहे हैं बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास। तो बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि बाल मनोविज्ञान होता क्या है। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो ने कहा था, बाल मनोविज्ञान बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। इसमें बच्चे के जन्म से लेकर वो बच्चा जब तक किशोर होता है तब तक का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें थॉमसन, तो थॉमसन ने क्या कहा बाल मनोविज्ञान के बारे में। थॉमसन ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके। बालक की योग्यता की जो होती हैं इकाइयाँ दो होती हैं। नंबर 1 शारीरिक क्षमता और नंबर 2 है मानसिक क्षमता। यानी बालक की जो योग्यताएं होती हैं, योग्यताओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला शारीरिक क्षमता और दूसरा है मानसिक क्षमता। शारीरिक क्षमता क्या होती है? शारीरिक क्षमता की हम बात करते हैं तो शारीरिक क्षमता क्या होती है? शारीरिक क्षमता के अंतर्गत बालक के रंग, आकृति और भार का अध्ययन किया जाता है। जो फिजिकल कैपेबिलिटी होती है बच्चे की, तो उसमें आपका बालक का रंग होता है, आकृति और भार, इन सब का अध्ययन हम शारीरिक क्षमता के अंतर्गत करते हैं। दूसरा था मानसिक क्षमता। तो मानसिक क्षमता के अंतर्गत क्या होता है? मानसिक क्षमता के अंतर्गत संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, बुद्धि, भाषा, नैतिकता और सामाजिकता की समस्याएं सामने आती हैं तथा इसमें खेल, मनोरंजन व उसकी आदतें भी इसके अंतर्गत आती हैं। बालक का खेल, मनोरंजन, उसकी आदतें, ये सभी मानसिक क्षमता के अंतर्गत ली जाती हैं। क्या सोचता है, क्या उसकी नैतिकता है, क्या मेमोरी, सभी मानसिक क्षमता के अंतर्गत हम लोग कवर करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता। बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या है? तो पहला पॉइंट हमारा व्यवहार समझ, बच्चे के व्यवहार को समझने में। दूसरा है शिक्षण और शिक्षा, बालक की शिक्षा के लिए। तीसरा बालक के विकास के लिए। चौथा बालक के व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए। पांचवा व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन करने के लिए। छठवां है उसके अनुशासन के लिए और सातवां है विशिष्ट बालक के लिए। बाल विकास। बाल विकास क्या होता है? गर्भाधान से लेकर जन्म तक व्यक्तियों में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिन्हें भ्रूण अवस्था का शारीरिक विकास माना जाता है, जैसे गति, भाषा, संवेग और सामाजिकता। इसका पहला पॉइंट है यह वातावरण से प्रभावित होता है और इसका दूसरा पॉइंट है अध्यापक के लिए वातावरण और बालक एक दूसरे के पर्याय बनकर चुनौती प्रस्तुत करते हैं। तो बाल विकास में ये तो मुख्य फैक्टर होते हैं जो बच्चे के सामाजिक विकास के लिए किस प्रकार ज़रूरी होते हैं। जैसे हमने कहा है कि वातावरण से प्रभावित होता है जो बाल विकास होता है, और दूसरा अध्यापक के लिए वातावरण और बालक एक दूसरे के पर्याय बनकर चुनौती प्रस्तुत करते हैं। इसी में हम आगे देखते हैं भाषा का विकास। भाषा का विकास कार्ल जी गैरिसन के अनुसार कि भाषा का विकास क्या होता है। स्कूल जाने से पहले बच्चों में भाषा ज्ञान का विकास उनके बौद्धिक विकास की सबसे अच्छी कसौटी है। सबसे अच्छी कसौटी मानी जाती है क्या? स्कूल जाने से पहले बच्चों में जो भाषा का ज्ञान होता है वही सबसे अच्छी कसौटी मानी जाती है। सिसोर के अनुसार भाषा का विकास जो होता है वो किस आयु में किस प्रकार से होता है। जैसे 4 साल की आयु में बच्चा जो होता है वो 5600 शब्दों को सीख लेता है। 5 साल की आयु में 9600, 6 साल की आयु में 14700, 7 साल की आयु में 21200, 8 साल की आयु में 26300 और 10 साल की आयु में 34300 शब्दों का विकास बच्चे के अंदर हो जाता है। तो सिसोर ने अपनी भाषा में जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने यही कहा है कि किस उम्र में बच्चा कितने शब्दों को सीख लेता है, कितने शब्दों का ज्ञान उसको हो जाता है। तो उन्होंने 4 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों पर अपना प्रयोग किया और अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने बताया कि किस उम्र का बच्चा कितने शब्दों को सीख लेता है, जान लेता है और उनका बार बार अपने जीवन में
प्रयोग करता रहता है, जैसे 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल और 10 साल। तो जैसे उन्होंने कहा है, जैसे हम कार्ल गैरिसन की बात करते हैं तो उन्होंने भी यही कहा है कि स्कूल जाने से पहले बच्चे में जो भाषा का ज्ञान होता है वो कितना ज्ञान लेकर आया है घर से, उसके अपने मातृत्व से, अपनी मातृभाषा से, वो उसके लिए सबसे अच्छा फैक्टर होता है सीखने का। आगे बात करते हैं हम, व्यक्तित्व की 5 अवस्थाएं होती हैं। व्यक्तित्व की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। पहली है शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी किशोरावस्था, चौथी युवावस्था और 5वीं और आखिरी होती है प्रौढ़ावस्था। ये व्यक्ति की 5 अवस्थाएं होती हैं जो जन्म पूर्व से लेकर उसकी मृत्यु तक पहली चलती अवस्था हैं। होती है शैशवावस्था। इसमें जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक शिशुओं को अनिवार्यतः माँ का स्तनपान करवाना चाहिए। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। बोतल से दूध नहीं पिलाने से रोगों के संक्रमण की संभावना कम होती है। अतः यदि शिशु को अलग से दूध देना ही है तो कटोरी चम्मच से पिलाना चाहिए। इन्हें अधिक कैलोरी प्रदान करने वाला भोजन देना चाहिए। शैशवावस्था में 1 से 3 वर्ष के शिशुओं के लिए 1100 से 1200 कैलोरी तथा 3 से 4 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1300 कैलोरी एवं 4 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1400 कैलोरी से 1500 कैलोरी के मध्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो शैशवावस्था का जो काल होता है, जो काल माना जाता है, वो माना जाता है जन्म से लेके 5 वर्ष तक का काल। तो जन्म से 5 वर्ष तक का जो काल होता है उसको हम शैशवावस्था कहते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि शैशवावस्था का जो काल होता है वो कितने से कितने तक होता है, किशोरावस्था का काल जो होता है वो कितने से कितने तक का होता है। तो आपको इनका टाइम ड्यूरेशन भी ध्यान रखना होता है कि इनका जो आयु काल होता है कितने समय से लेकर कितने समय तक का होता है, और इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, बच्चे की कैपेसिटी, बच्चे का खान पान या जो भी कुछ इनका वातावरण होता है, सब आपको ध्यान रखना है होता है एग्ज़ाम्स के नज़रिए से, ताकि एग्ज़ाम्स में अगर शैशवावस्था से या किशोरावस्था से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, तो आपका जो डाउट है आप उसके बारे में एकदम श्योर हों। ऐसा ना हो कि आप दिमाग में कोई भी संदेह लेकर जाएं। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगली जो हमारी अवस्था होती है वो होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का जो समय होता है वो होता है 6 से 12 वर्ष का। तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था के बाल बालिकाओं का पढ़ाई के अलावा अधिकांश समय खेल कूद में बीतता है। खेल कूद के कारण ही इनकी शारीरिक ऊर्जा अधिक व्यय होती है, अतः इन्हें अधिक कैलोरी प्रदान करने वाला भोजन देना चाहिए। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं की भोजन की आवश्यकताएं समान होती हैं, अतः बालक बालिकाओं दोनों को ही समान मात्रा में कैलोरी युक्त पौष्टिक भोजन देना चाहिए। तो बात कर रहे थे हम बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था में जैसे हमने कहा कि इनका जो कार्यकाल होता है, जो इनका ड्यूरेशन होता है बाल्यावस्था का, वो होता है 6 से 12 वर्ष तक का। 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसी को हम बाल्यावस्था कहते हैं। तीसरे स्टेप में हम आगे चलते हैं। तीसरी जो इनकी जो पीढ़ी मानी जाती है वो होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था हम किसे कहते हैं? 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। 12 से 18 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था कहा जाता है। बालक बालिका जब इस अवस्था में आते हैं तो उनमें शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक परिवर्तन तेजी से होने लगते हैं। ये अधिक शारीरिक परिश्रम करने में
योग्य होने लगते हैं। हमारे जीवन काल में सर्वाधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता किशोरावस्था में ही होती है। शारीरिक गठन तथा कार्यकलापों का अंतर बालक बालिकाओं के पोषण की आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। बालिकाओं को मासिक धर्म द्वारा हुई रक्त क्षति की पूर्ति के लिए बालकों की अपेक्षा लौह तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। तो हम बात कर रहे थे किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था का जो काल माना जाता है वो माना जाता है 12 से 18 वर्ष तक का समय किशोरावस्था का समय माना जाता है। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा आता है इसके बाद युवावस्था। इस अवस्था में लिंग व कार्य की विभिन्नता आदि के कारण युवक युवतियों की पोषण की आवश्यकता भिन्न भिन्न हो जाती है। स्त्रियों में कैलोरी की मांग पुरुषों की तुलना में कम होती है, किंतु उन्हें लौह तत्व की आवश्यकता अधिक होती है। जैसा हमने लास्ट वाले किशोरावस्था में भी ये बताया था, उन्हें लौह तत्व की आवश्यकता अधिक होती है। चलिए, युवावस्था में शारीरिक विकास की गति मंद हो जाती है, किंतु कार्य के आधार पर उनकी पोषण आवश्यकता अलग अलग हो जाती है। शारीरिक एवं मानसिक श्रम करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा व्यवसाय, उद्योग, कृषि आदि में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा खिलाड़ियों द्वारा शारीरिक श्रम अधिक किया जाता है, अतः इन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति अधिक कैलोरी प्रदान करने वाला आहार ग्रहण करके की जा सकती है। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि आप अधिक ऊर्जा वाला कोई कार्य करते हैं तो आपको कैसा भोजन खाना चाहिए, अधिक कैलोरी वाला भोजन जो है आपको ग्रहण करना चाहिए। दूसरा एक और इसमें पॉइंट था, लास्ट वाले में भी सेम ही था, कि महिलाओं को लौह तत्व की आवश्यकता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि लौह तत्व की आवश्यकता किसको ज़्यादा होती है, महिलाओं को या पुरुषों को, बालकों को या बालिकाओं को। इसी तरीके से इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधिक ऊर्जा अगर ये आप व्यय करते हो किसी भी कार्य को करने में, जैसे इन्होंने कहा खिलाड़ी, तो आपको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। चलिए, अगली हमारी जो पीढ़ी आती है इसी के आगे, तो हम कह सकते हैं प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में हरी सब्जी, दूध, फलों का रस, सूप एवं अन्य तरल खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इस उम्र में घी, नमक, शक्कर, तले गले पदार्थों का सेवन न्यूनतम होना चाहिए। धातु माँ अपने शिशु को स्तनपान कराती है, अतः उसे अधिक कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। धात्र माँ को उसके श्रम के अनुसार पोषण में लगभग 67 ग्राम प्रोटीन, 1.4 से 1.5 ग्राम कैल्शियम, 80 मिलीग्राम विटामिन सी, 30 मिलीग्राम आयरन, 1.4 से 2.1 मिलीग्राम थायमिन, 1.4 से 1.9 मिलीग्राम राइबोफ्लोविन तथा उचित मात्रा में विटामिन ए व डी देने से 2600 से 3700 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। गर्भवती महिला के पोषण का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि भ्रूण का सही संतुलित विकास हो सके एवं गर्भवती महिला का स्वास्थ्य भी ठीक रह सके। तो बात कर रहे थे हम प्रौढ़ावस्था की। तो प्रौढ़ावस्था में आपको खान पान का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। इस उम्र में सबसे अधिक बीमारियों का खतरा रहता है। अगर आप नमक, शक्कर या तली हुई चीज़ें खाते हैं तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, ये समस्याएं आजकल के समय में बहुत अधिक हो रही हैं। तो इस अवस्था में सबसे ज़्यादा आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए। आगे इसी में हम बात करते हैं व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो व्यक्तित्व विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है अंतर्मुखी विकास, दूसरी होती है बहिर्मुखी विकास और इसकी तीसरी अवस्था होती है अभय विकास।
तो व्यक्तित्व की विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और अभय विकास। भाषा विकास। भाषा विकास क्या होता है और भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? भाषा विकास वह है जिसमें बालक अपनी रुचियों, विचारों, इच्छा, अनिच्छा और रुचियों को अभिव्यक्त करता है। जैसे जन्म के समय बालक क्रंदन करता है, यही उसकी पहली भाषा होती है। जो बच्चा रोता है, ठीक है ना, वही उसकी पहली भाषा होती है। अब बात करते हैं इसके कारक। पहला है समुदाय, दूसरा है घर, तीसरा है विद्यालय और चौथा है परिवार की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ। तो भाषा विकास को समुदाय ऑलरेडी प्रभावित करेगा। बच्चा जिस समुदाय में रहता है वहाँ भाषा का आदान प्रदान करता है। दूसरा होता है घर, बच्चा घर में रहता है, घर जो होता है जहाँ से उसकी पहली मातृभाषा मानी जाती है, वहाँ से भाषा का आदान प्रदान करना सीखता है। तीसरा विद्यालय, विद्यालय में जाकर अपने गुरुओं से वह सीखता है, क्वेश्चन पूछता है। ये भाषा को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। और चौथा होता है परिवार की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ। तो परिवार की स्थिति भी इस पर डिपेंड करती है, परिवार की स्थिति क्या है, सामाजिक परिस्थितियाँ क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है उसकी भाषा के विकास पर, भाषा पर कि भाषा उसकी किस प्रकार की है। बात करते हैं बुद्धि लब्धि की। तो बुद्धि लब्धि क्या होती है? बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि के बारे में हम बताते हैं। बालक की मानसिक आयु को उसकी वास्तविक आयु से भाग देने पर तथा 100 से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे बालक की बुद्धि लब्धि या IQ कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष तथा वास्तविक आयु 8 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि 150 होगी। कैसे होगी? IQ बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। तो 12/8 गुणा 100 बराबर कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 150। तो इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है आपको इसका फॉर्मूला।